गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नीट 2024 का ये पेपर वीडियो सॉल्यूशन जो हो रहा है वो आप देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आप ये सर ऑर्गेनिक के पेपर सॉल्यूशन करेंगे, सर इनऑर्गेनिक के, और मैं फिजिकल के क्वेश्चन बताऊंगा। 51 से 60 शुरू में है, फिर और आगे दूसरे टीचर आपको समझाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो नीट 2024 में आया है वहां से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अब आप, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग करवाना है, और ये दिए गए हैं क्वांटम नंबर। अपन सभी जानते हैं कि जो एन क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो अपने को बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल। और जो एल है वो अपने को बताता है ओरिएंटेशन, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और एम ओरिएंटेशन बताता है ऑफ ऑर्बिटल, और जबकि एस है वो स्पिन को बताता है इलेक्ट्रॉन की। तो ये मैच करवाया गया है इसमें। तो आप देखेंगे तो वैसे एक ही जो था इसमें डी में सेकंड दिया हुआ है, तो अगर अपन देखें तो ये इससे मैच हो रहा है, डी से सेकंड। और किसी ऑप्शन में था ही नहीं ऐसा कुछ सोचने का इसमें, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये साइज ऑफ जो एन है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है, जो एल है वो ए में आप देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है, जो एस है वो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, और जो एल है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे ये अब सर एक्सप्लेन करेंगे, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो आप देखिए सर। आइए सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ CONH36 and COF6 complex are octahedral but differ in their magnetic behavior। तो बच्चों ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग होगा, क्योंकि आप जानते हो कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा, यानी कि अगर हम VBT की बात करें, कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D6। ठीक है, अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। जैसे हम बात करें, जैसे ये हो गए हमारे पास 3D ऑर्बिटल, ये 4s और ये 4p। तो D6 और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देन पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया है। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करें F6 की, मतलब फ्लोरीन है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इनका ये दोनों है तो ऑक्टाहेड्रल लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग हो गई, ये पैरामैग्नेटिक हो गया और ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड है कि CONH36 इज डायामैग्नेटिक। तो आपने देख लिया कि पेयरिंग है, डायामैग्नेटिक है। COF6 पैरामैग्नेटिक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों the E0 value for the Mn3 plus to Mn2 plus couple is more positive than that of Cr3 plus Cr2 plus or Fe3 plus Fe2 plus due to the change of। तो बच्चों हमें इनमें चेंज देखना है। तो अगर हम Mn3 प्लस की बात करें और Mn2 प्लस की बात करें तो देखो मैग्नीज होता है 3d5 4s2। तो 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, तो Mn3 प्लस का मतलब हो गया D4 3d4।
और Mn2 प्लस का मतलब हो गया D5, यानी कि इसमें चेंज क्या हुआ है, D4 टू D5। तो यहां पर अपना ऑप्शन ये हो गया D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ऑर्गेनिक वाले सर आपको बताएंगे। आइए सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ने पूछा है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो देखो जो SN1 रिएक्शन होती है वो हमें पता है सब कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग होती है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो अगर ये केटाइन बनता है, यहाँ से ब्रोमीन हटता है और यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है फर्स्ट के अंदर वो क्या है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और हमें पता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा, क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ पर भी जो है वो भी कोई ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है। और ये है, ये आपको सब लोगों को पता है, ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ पर जो है sp, जो ये कार्बन sp2 है, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी अगर ब्रोमीन को हटा दें, यहाँ पर भी अगर ब्रोमीन को हटा दें तो यह कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो भी इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 297 पे दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट 3 दे रखे हैं। एक दे रखा है, एक कंपाउंड है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और एक दे रखा है नियोपेंटेन। देखना सब लोग देखना, अगर मैं बनाता हूं एन पेंटेन तो ये है एन पेंटेन, और अगला है आइसो एंड ये बन गया 1 2 3 4 5 नियोपेंटेन। अब देखना हम जैसे जैसे क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, या क्या होगी, ब्रांचिंग बढ़ गई। और ब्रांचिंग बढ़ने के कारण हम सब लोगों को पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है कि नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एन पेंटेन का है जो ज्यादा है, उसके बाद आइसोपेंटेन, उसके बाद नियोपेंटेन। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के इनवर्स होता है, और ब्रांचेज इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, ये सेम बात बोल की कि ब्रांच इंक्रीज होगी तो शेप जो स्पेयर हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। अगर हमें पता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो सरफेस एरिया कम होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यही बात स्टेटमेंट के अंदर इसने बोल रखी है। अब इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट दे रखे, और इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये पेज नंबर 297 एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया डायरेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, फिजिकल का। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये फिजिकल का क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं। इधर इसमें सीधा सीधा पूछा है कि इस तरफ ये थर्मोडायनेमिक्स से है क्वेश्चन, और बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है। कॉपी में अपन जब बातें करते हैं तो सबसे पहले यही बातें, जब भी प्रोसेस की बात करते हैं तो यही बताते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, बताओ आइसोबारिक में क्या रहेगा, प्रेशर। एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। और जब आइसोकोरिक की बात करते हैं तो कांस्टेंट क्या रहता है, वॉल्यूम। बस इनको इधर मैच करना था। और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर अपन देखें तो ए में क्या था, सेकंड। और आप देखो कि ए में सेकंड, इतना इजी पेपर, बिल्कुल सर आप देख रहे हैं सर, बिल्कुल एक ही ऑप्शन। उससे पहले वालों में भी ऐसे ही करवाया है इन्होंने, बताइए सर। तो ऐसे बिल्कुल आओ और नंबर ले जाओ, ऐसा पेपर, हाँ टिक करो, ऐसा कुछ बिल्कुल इजी पेपर बनाया। एनटीए ने बिल्कुल बच्चों को नंबर लुटाए, 180 से 180 वाला पेपर बनाया। तो अब आगे चलते हैं अपन सॉल्यूशन करते हुए। तो ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, ये केमिकल काइनेटिक्स का है। और अपन जो भी अपन जानते हैं सर कि log 10 बेस K2 अपॉन K1,
इज इक्वल टू ई, वेल नोन फॉर्मूला है सर ये, ई अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। और ये सीधा बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू। अपन बात कर सकते, इधर तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट, और जब भी ई ए की जरूरत पड़ेगी तो अपने को रेट कांस्टेंट चाहिए और 2 डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। तो इस बेसिस पे कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। बिल्कुल सीधा एनसीईआरटी का जो अपन पहली बात करते हैं उसी के थ्रू है। आगे जो क्वेश्चन है वो अपन देखें तो ये इनऑर्गेनिक का है जो अभी सर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सर आप हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिथियम दे रखा है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखनी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो जहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों आप जानते हो कि यहां पर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी नाइट्रोजन की। क्यों होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होगी। तो यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। अब इन तीन में से होना है। अब नाइट्रोजन के बाद होगी बच्चों कार्बन की, क्योंकि आप जानते हो कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन। अब कार्बन के बाद बच्चों बेरिलियम आएगा। क्या आएगा, बेरिलियम। क्यों, क्योंकि बेरिलियम में एस फुल फील्ड है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद बोरॉन और सबसे कम लिथियम। तो लिथियम आप जानते हो एल्कली मेटल है और फर्स्ट ग्रुप है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो सर बताएंगे आपको। ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में, ये दोनों में बताया जाता ये है। क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, 10th क्लास का बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है। देखो बिल्कुल हिंट दे रखा था इसके अंदर, बिल्कुल हिंट दे रखा था और इतने बिल्कुल वेरी इजी पेपर बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत इजी है। देखो कुछ नहीं करना था आपको, क्या देखना था, सॉलिड टू वेपर स्टेट। और सॉलिड टू वेपर स्टेट यानी इसका मतलब क्या हो गया, सब्लिमेशन। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और एनसीईआरटी में दे रखा है 279 पेज नंबर पे आप पढ़ोगे तो वहां पे इसका आंसर दे रखा है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अगला देखना, बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी में जो बायोमोलिकुल चैप्टर है उसमें एक पेज नंबर 415 पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये बोल रहा है ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव टेस्ट। कौन से टेस्ट नहीं देता है, मतलब किन किन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में पेज पे लिखी हुई है, पेज नंबर 415 पे आप देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि सिप रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब बी एंड ई, ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। देखो क्यों, क्योंकि जो सिप रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड है ये वीक होते हैं, जो साइक्लिक फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है उसको ओपन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सिप रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फाइड इस टेस्ट ग्लूकोज के साथ कोई भी टेस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो अपने को कुछ आयंस दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट आयन है टाइटेनियम +3। तो टाइटेनियम +3 में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d1। ऐसे अपने पास सेकंड आयन है क्रोमियम +2। तो क्रोमियम +2 में अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 3d4। इसके बाद में थर्ड आयन अपने पास Mn+2। तो Mn+2 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 3d5। इसके बाद में फोर्थ है Fe+2। तो Fe+2 में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d6। इसके बाद में E है अपने पास स्कैंडियम+3। स्कैंडियम+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 3d0। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अपने को देखना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अपने पास इनमें देखेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में Ti+3 में ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड में बात करेंगे तो अपने पास क्रोमियम+2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। थर्ड में अपने पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
फोर्थ में अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और अपने पास फिफ्थ में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास क्रोमियम +2 और Fe+2 के लिए जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सेम आएगा। तो अपने जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा सेकंड, सेकंड बी एंड डी ओनली। बी एंड डी का लेवल बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी है, और बहुत easy। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप आ जाइए सर, इधर आ जाइए। देखिए बच्चों, ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन था हेनरी लो का, और अपन जब जानते हैं कि सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा है वो, तो अपन सब समझते हैं कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी के। और ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनके अगर देखें KH वैल्यूज, तो ये A की दी हुई है 145, तो ये सबसे कम होगा क्योंकि इसकी KH वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। और आप देखिए फिजिकल में सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं सर, इसमें सीधा देखो BCA, और उससे पहले थर्मो का पूछा, उसमें भी एक ही ऑप्शन मिल रहा था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो अब आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक का है, तो सर एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देखिए इधर, ये सुनिए। पहले तो सर मैं आपको बात बता दूं, हमारे बच्चों ने जो पेपर है पूरा वो 4 डाला है, लगभग सभी क्वेश्चन वही थे जो हमने किए हुए थे। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट, मतलब कि कौन सी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ बड़ी फास्टली रिएक्ट करेगी। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन बड़ा इजी, एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ा है आपके पास, अगर आप अल्काइल हाइड्राइड वाला चैप्टर देखते हो। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये इस लुकास रिएजेंट का ट्रेंड है। 3 डिग्री के लिए ये बड़ा फास्ट रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री के लिए और 1 डिग्री के लिए। इसका रीजन ये है क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से वो बड़ी जल्दी ही, मतलब कि ऑन द स्पॉट टर्बिडिटी दे देती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, लुकास रिएजेंट के अंदर हम यूज क्या करते हैं, हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl N+ZnCl2। वेरी गुड। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने जस्ट ये देखना है, कुछ नहीं करना है इसमें। 3 डिग्री अल्कोहल बिल्कुल सामने आपके आंसर पड़ा है, और इस आंसर को टिक कर दो, और आप अपना 4 नंबर का पेपर है। और 4 सर बच्चों को बड़े इजी तरीके से बच्चे ले सकते हैं स्कोर इसमें। अब आगे चले हैं अपन, तो ये आइए जो सर, क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का है, ओके सर एक्सप्लेन करेंगे अभी। अब आप देखिए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पीरियोडिक टेबल से है। तो इसमें बोला गया अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में अपने को बताना है। तो अपने को ये पता है कि जब अपन पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मैं ग्रुप में बात करता हूँ, ग्रुप में टॉप टू डाउन चलते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो अपने पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अपने को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन के बारे में बोला गया। तो अपने पास अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो अपने पास लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। और अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो अपने पास ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अपना सेकंड आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस बार भी। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये ऑर्गेनिक का है सर, एक्सप्लेन करेंगे आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पे है, ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले ले आपका, बट ये नहीं था कि ये आपको नहीं आ सकता। देखो सिंपल सी बात ये है, आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा है, एक तरह की अल्कीन है आपके पास। अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक तरह की अल्कीन है। अल्कीन में क्या कर लेंगे हम, अगर अल्कीन से आपने क्या बनाना है, अगर हम इसकी ओजोनल लिस्ट करते हैं डायरेक्ट, मैंने आपको क्लास में ट्रिक सिखाई हुई है, जब भी अल्कीन आ जाए एक ओ को इधर एक ओ को इधर सेंटर से इसको काट देना है। मीनिंग ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये भी C डबल बॉन्ड O, राइट। तो आपके पास अल्कीन की फॉर्म में ये 2 साइक्लोहेक्सिन अटैच किए हुए हैं, तो यहां से कीटोन बनाना, और ये एनसीईआरटी में है भी डिट्टो क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आपका एक ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4th। देखो आप सिंपल सी बात, अगर एक ऑप्शन 4th में जाए तो सेकंड और 4th में आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो ये ऑप्शन आपके पास पहले से एलिमिनेट हो गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखो, बी का क्या है, बी से ये क्या बना रहा है आपके पास, ये बेंजोफिनोन बना रहा है। तो बेंजोफिनोन बनाने के लिए अगर हम देखें, जो AlCl3 होता है बच्चे, ये ल्यूइस एसिड होता है, ये इस Cl को क्या करता है, अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है, और आपके पास ये क्या करेगा, ये मेरे पास बेंजीन है और ये मेरे पास बेंजीन के ऊपर CO
और ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और आपको ये बड़ी बार मैंने बताया कि बेंजीन पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को ग्राफ से खा जाएगी, तो बच्चे ये क्या होगा, जो इस ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा और आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, बेंजोफिनो। तो देखो इसका आंसर क्या आ सकता है, मैंने बी का हमारा पास क्या बना, फर्स्ट आंसर बी का फर्स्ट। तो बच्चे ये ऑप्शन जा रहा है देखो फोर्थ, और ये वाला सेकंड वाला पार्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी में जा रहा है। तो अगर हम थर्ड देखें, मेरे पास सी है, सी में क्या बता रहा है, मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, उससे कीटोन बनाना है। ये हमने पढ़ा हुआ, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है उसे आपने उसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो मेरे पास एल्डिहाइड बनता है। मगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनाने के लिए यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मेरे पास है CrO3। तो इट मीनिंग सी का आंसर थर्ड। और यहीं से ऑप्शन आपकी लिमिटेड हो जाएगी, आपको डीप तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको डिस्कस जरूर कर देता हूं, अगर मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल हाइलाइड आपके पास लगा हुआ है, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, कुछ भी है, बट वो अल्काइल फॉर्म की चेन में है, अगर आप उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो बच्चे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको वो उसके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरा पास ये पड़ा, तो आपका ऑप्शन क्या बना, डी। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आ रहा है, इसमें बड़ा अच्छा ही ये आपका आंसर था और बहुत बच्चों ने इसको करेक्ट भी किया है। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चाहूंगा कि सर आए प्लीज। तो अब आप देखिए सर, ये फिजिकल का क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन से, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन पूछा है कि फेराडे कितना जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वो आप देखिए कि ये बोल रहा है, अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कि x मोल इलेक्ट्रॉन तो x फेराडे चार्ज। ये अब H2O से O2 में जब जा रहे हैं अपन, H2O से O2, तो -1 से 0 में जा रहे हैं अपन, -2 से 0 में जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज है, तो 2 फेराडे चार्ज। तो अब देखिए A में सेकंड आएगा, और MnO4 माइनस से Mn+2, तो 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, तो सीधे सीधे इसमें 5 फेराडे। और इसमें थोड़ा सोचना था कि Ca अगर मोल्टन स्टेट बोल दी है तो एक्वस है नहीं, तो मोल्टन है तो CaCl2, तो Ca+2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ca में चेंज हो रहा है, तो 1 मोल जब जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। ये बोल रहा है 1.5, इसका मतलब 3/2, तो 3/2 पे जब जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा, 3 फेराडे। कितना हो जाएगा, 3 फेराडे। और फिर अपन इससे ऑप्शन से अगर मैच करते हैं तो A में आ रहा है 4, A में 4, A में आ रहा है सेकंड, A में जो सेकंड है ये यहाँ है, फिर B में है वो फोर्थ है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी फोर्थ वाला देखने की, बिल्कुल भी। तो अब अपन आगे चल रहे हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, और इसने सीधे सीधे पूछा है कि नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये Zn+2 Zn है, Zn+2 में जा रहा है ये ऑक्सीडेशन, Cu+2 से Cu में जा रहा है ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये H2 0 ये +1 और ये -1 में, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये +5 में है, और यहाँ से IO ये Cl 0 में जा रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये आयोनिक रिएक्शन है, और आयोनिक रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो ये फर्स्ट आंसर। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो सर एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट। रिएजेंट कौन से यूज करें भी आपका यहां से आपका ये कंपाउंड बन जाए। तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये देखना है कि अगर मेरे पास कहीं इस प्रकार से ये एल्डिहाइड बनाना है, तो बच्चे मेरे पास ये BH3H2O2 की प्रेजेंस में अगर बेसिक मीडियम लेते हैं, तो बच्चे मेरे पास जो भी मेरा कंपाउंड होगा C के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर मैं इसकी BH3THF और H2O2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाता हूं बेसिक मीडियम के अंदर, बच्चे इस रिएक्शन का जो नाम है वो HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वाटर के ऊपर आपने क्या लगा देना है, एंटी मार्कोनिको फ्रूल लगा देना है इसके ऊपर। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ये कंपाउंड, उसके बाद CH2 यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH और H। तो ये एंटी मार्कोनिको फ्रूल लगा दिया। उसके बाद हमने इसमें क्या डाल देना, PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन है,
CH2 और एल्डिहाइड। तो बच्चे ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्शन पड़ा है। ये BH3H2O2 बेसिक मीडियम में है, और सेकंड थर्ड में आपके पास क्या लिखो, पीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये काम क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। और आपके पास ये BH3H2O2 और बेसिक मीडियम ये क्या है, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मेरे पास जो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा, अगर मैं देखूं विच कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, ये कार्बोकटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है बच्चे, और ये कार्बोकटाइन मेरे पास 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, और ये मेरे पास क्या है 2 डिग्री। तो बिना आंखें बंद करके आप इसमें ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर 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 स्टेबल। तो आपका इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चे इसका। के बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपने को 16 एलिमेंट से कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। तो अपने पास जो पोलोनियम होता है, जो पोलोनियम एटम अपने पास, वो उसकी नेचर होती है मेटेलिक नेचर। तो कभी भी जो मेटेलिक नेचर रखता है उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। तो अपने पास इसमें आंसर हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम अपने पास मेटेलिक नेचर रखने के कारण -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज गिवन बाय रिलेशन दिस वन। और इसमें आपको दे रखी है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन विल बी गिवन बाय E1H into हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। और आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन, तो दैट विल बी E1H into बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दैट इज 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। इफ यू टेक द रेशियो, तो इट विल बी E1 of helium ion divided by E2 of beryllium plus 3 ion, that will be given by 4 divided by 16 by, that is also 4, it will be 1 only, and this energy is given -x, so -x divided by E2 of beryllium plus 3 ion will be equal to 1. So energy of second orbit of beryllium plus 3 ion will also be -x. तो आंसर विल बी सेकंड। हाँ, तो बेटा इसके अंदर देखो अपने को पूछा क्या है, यहाँ पे दे रखे मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे दे रखे नंबर ऑफ टाइप बॉन्ड्स के टाइप बता रखे, कार्बन कार्बन के बीच में कितने टाइप के बॉन्ड्स बने। सबसे पहले दे रखा अपने को एथेन। एथेन के अंदर अपन को पता है कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होता है जो कि होता है अपना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद बात करें अपन यदि एथीन की, एथीन के अंदर बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल, जिसमें ये तो हो गया सिग्मा, एक होगा सिग्मा और दूसरा कौन सा बॉन्ड होगा, पाई, और यहाँ पे दोनों अपन क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। उसके बाद में बात करें अपन कार्बन मॉलिक्यूल, ये जो C2 है यहाँ पर, ये खास केस के लिए आया है जिसको अपन MOT से डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर MOT से डिस्कस करोगे तो जब इसके आप MOT बनाओगे, ठीक है, MOT बनाने की क्या ट्रिक थी इसकी, 1 2 और 1 2, इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके अंदर, जो किस में जाएंगे, अपने पाई बॉन्ड के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब जो इथाइन वाला है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें एक तो सिग्मा हो गए और ये दो कौन से बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो इसको अगर अपन मैच करें कि 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, तो किस में आया, इथाइन में आया कि एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो इसका तो आ रहा है फर्स्ट अपना डी का। कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने 2 पाई बॉन्ड हो गया, इसका हो गया सेकंड, और 1 सिग्मा बॉन्ड किसके अंदर आया है, 1 सिग्मा बॉन्ड आया अपने एथेन के अंदर, तो इसका हो गया अपने पास में थर्ड, और बी का 1 सिग्मा और 1 पाई ये आ गया इसके अंदर फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या बना है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन सा कहाँ गया, ये रहा आंसर आ गया इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा फिर इक्विलिब्रियम से है, और इसमें रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको
दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 4 × 10⁻³ और रिएक्शन दे रखी है 2A gives B + C। Here consideration of A, B and C तीनों की कंसिडरेशन बराबर दे रखी है 2 × 10⁻³ तो QC of this reaction will be 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ divided by 2 × 10⁻³ का square. So this will be QC will be 1 only and here QC is more than KC. So reaction will occur in backward direction. So net reaction has tendency to go in backward direction. So answer will be 4th. हाँ तो बेटा इसके अंदर देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को, जिसमें एक स्टेटमेंट फर्स्ट है और एक स्टेटमेंट सेकंड है। फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ग्रुप ऑफ 16 के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात चल रही है, ठीक है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस दे रखा है आपको ये दे रखा है कि H2O सबसे ज़्यादा, फिर TE का, SE का और फिर सल्फर का। अब इसके अंदर ये जो सीक्वेंस है ये सही है, अपने NCERT से क्वेश्चन बना है P ब्लॉक से, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग की हाइड्रोजन, जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है वहाँ से भी लिया गया है। कि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट अपन जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, H2O में क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है और H बॉन्डिंग की वजह से भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। अब बात करें सेकंड की, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग यदि देखते हो तो H2O का क्या आना चाहिए, लोअर आना चाहिए। बट यदि यहाँ पे बात हो रही है तो प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव ऑफ H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो ठीक है, इसके अंदर आंसर रहेगा अपना बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यदि पूछता कि एक्सप्लेनेशन, तो वो भी इसका यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 MHCl सॉल्यूशन। तो आपको पता है रिएक्शन होती है NaOH की रिएक्शन, अगर आप HCl से कराओगे तो NaCl एंड वाटर बनेगा, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। HCl की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इफ यू कैलकुलेट तो दैट विल बी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर वी विल टेक। तो मोलैरिटी है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 25/1000। एक बार फिर से देखते हैं। मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.75 और वॉल्यूम दे रखा है 25 मिलीलीटर, तो 25/1000 दिस विल बी, अगर हम कैलकुलेट करें this will be 3/160 mole। तो mass of यानी the number of mole of NaOH which will react, that will also be 3/160 and mass of NaOH will be 3/160 multiplied by 40, so it will be 3.4 gram। तो NaOH left will be 1 minus 0.75 gram mean 0.25 gram, so that will be 250 milligram। So 250 milligram of NaOH will be left unreacted। अगला क्वेश्चन फिर इक्विलिब्रियम से है। और इक्विलिब्रियम लेसन में हमने पढ़ा है कि Kp इक्वल टू होता है Kc RT पावर डेल्टा Ng, और पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा N की वैल्यू 2 - 2 0 है। सेकंड रिएक्शन के लिए डेल्टा N की वैल्यू 2 - 1 1 है। थर्ड रिएक्शन के लिए फिर डेल्टा N की वैल्यू 0 ही आ रही है, और चौथी रिएक्शन के लिए भी डेल्टा N की वैल्यू 0 है। तो if delta N is 0 then Kp will be equal to Kc, but if delta N is not equal to 0 तो Kp will not be equal to Kc। तो for
second reaction Kp will not be equal to Kc. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एक कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H14 हैज 2 टर्शियरी कार्बन्स, इट्स IUPAC नेम इज। तो अपन पहले इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें दो टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। किस तरह की स्ट्रक्चर इसकी हो सकती है, देखो ठीक है, ये इस तरह से अपन इसकी वैलेंसीज फिल कर देते हैं पूरी। ये देखो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन रहा है, C6H14, और इसमें 2 टर्शरी कार्बन भी हमारे प्रेजेंट है। ये दोनों कार्बन क्या हो गए, हमारे टर्शरी कार्बन, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम जब अपन लिखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन रही है 4 कार्बन की, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, सॉरी देखो नंबरिंग करते हैं अपन, ये नंबर 1 कार्बन होगा, ये सेकेंड, ये हो गया हमारा 3rd नंबर कार्बन, और ये 4th, ठीक है। 2 और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ऑर्गेनिक से, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, अपना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी बेस्ड था, एकदम एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो क्या होगा, फेलिंग ए सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट जब हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए करते हैं, उसमें फेलिंग के 2 सॉल्यूशन लिए जाते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, फेलिंग ए सॉल्यूशन होगा एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता है। देखो फेलिंग ए सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्वस कॉपर सल्फेट का, और फेलिंग 2 भी मैं आपको बता देता हूं, फेलिंग 2 सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में जाके फेलिंग सॉल्यूशन या कार्बोनिल के टेस्ट में अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमको वहां पे एनसीईआरटी की लाइन गिवन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हाँ तो बेटा अपना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो आया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके अंदर इस बार दिया है कि कंपाउंड दे रखे हैं एक तरफ तो, और एक तरफ दे रखा है इसके अंदर इसकी शेप और जियोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। यदि अपन बात करें NH3 में, तो NH3 के अंदर यदि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो निकालने के लिए आप लोग क्या देखोगे, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो है इसके पास में 5, प्लस सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन कितने बेटा 3, अपॉन कितना करोगे 2, कितना आ रहा है 8/2, 4 आ रहा है, 4 के अंदर आता है sp3, ठीक है। और अमोनिया की जो शेप बनती है वो बनेगी अपने पास में पायरामिडल, और इसके ऊपर एक होगा लोन पेयर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं अपने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 3, और एक लोन पेयर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है sp3। लेकिन जब यदि अपन इसकी जियोमेट्री की बात करें तो वो तो है, इसकी जियोमेट्री की बात करें तो वो तो होगी टेट्राहाइड्रल, लेकिन शेप की बात करें, यहाँ पर जो शेप दे रखी है वो होगी इसकी पायरामिडल, तो यहाँ पर आंसर है ट्राइगोनल पायरामिडल, ठीक है। BRF5 की बात करो तो इसके अंदर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस 5/2, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ रहा है 6। 6 के अंदर यदि अपन को स्ट्रक्चर बनाए अपन BR की, तो ये बनेगा BR इस टाइप से बनेगा, और एक होगा इसमें लोन पेयर जो कि है स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल, और इसमें है sp3d2 स्क्वायर पायरामिडल, इसके ये रहा 4th इसका आंसर है, ये हो गया इसमें फर्स्ट, इसका हो गया 4th। XCF4 की बात करो तो इसके अंदर इसका कैसे निकालोगे, इसका हो गया 8 प्लस 4/2, आउटर मोस्ट में 8 प्लस सिंगल बॉन्डेड 4/2, कितना आ जाएगा इसमें भी आएगा sp3d2। और यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बनेगी इसकी स्क्वायर प्लेनर, जो कि इसका आंसर है स्क्वायर प्लेनर हो गया इसमें सेकंड। और SF6 की बात करो तो इसका है sp3d2 जो कि बनता है ऑक्टाहाइड्रल, इसका 3rd। तो फर्स्ट 4th सेकंड 3rd, इसमें है फर्स्ट 4th सेकंड 3rd, आंसर आया इसका 2।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मोल कंसेप्ट से है। आपको पहले दे रखा है 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम। तो अगर हम किसी गैस के मोल कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस, अगर हम एट एसटीपी कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.7। तो दिस 2.27 डिवाइड बाय 22.7 इट विल बी 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ एटम विल बी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड नंबर। पहले तो ऑप्शन में बन गया आपके पास 0.1 इंटू एवोगाड नंबर। दूसरा 4 मोल हीलियम एटम या 4 मोल ऑफ हीलियम दे रखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 4 इंटू एवोगाड नंबर। तीसरा दे रखा है 4 यू ऑफ हीलियम, दैट विल बी ओनली 1 हीलियम एटम, क्योंकि एक हीलियम एटम का मास 4 यूनिट होता है या 4 यूनिफाइड यूनिट होता है। तो तीसरा ऑप्शन तो बन गया सिंगल हीलियम एटम। चौथे में दे रखा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 4 डिवाइड बाई 4 इट विल बी 1 मोल ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम विल बी 4 यानी 1 इंटू एवोगाड नंबर। तो आंसर विल बी सेकंड वन, 4 मोल ऑफ हीलियम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन है आरएनएस इक्वेशन का। जैसा कि हम आरएनएस इक्वेशन जानते हैं, ln k इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का EA अपॉन R, ठीक है, प्लस ln A। ओके, देन आप ये कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपको ये पता है कि जो स्लोप है वो क्या है बच्चों, नेगेटिव। 1/t भी आता है साथ में, ये भी ध्यान रखें आप। तो अपना ग्राफ जो पूछा हुआ है किसके बीच में, ln k और 1/t। ln k और 1/t के बीच में ग्राफ देखो, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट क्या है अपना दिख रहा है ln a, देन स्लोप नेगेटिव है। बाकी सब में देखो ये ओरिजिन ये पॉजिटिव स्लोप वाला है वो, ठीक है, इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट वाला है, ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप वाला है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसलिए मेन आंसर कौन सा आएगा अपना, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ये बच्चों ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया जो अभी यहाँ पे चल रहा है। तो बच्चे देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडियल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि जो एनिलीन है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, अगर हम उसके अंदर AlCl3 डाल देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा। अगर मेरे पास ये एनिलीन है और मैंने इसके साथ मान लो CH3Cl और AlCl3 मैंने यूज किया, तो बच्चे ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। तो बच्चे ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी इनकी। इट मीनिंग ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। और यही आपका क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपकी। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रखा है, सेकंड आनी चाहिए थी। चलो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, दूसरी बात, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। ये बात बिल्कुल सही है बच्चे, क्योंकि गैब्रियल सिंथेसिस में मेरे पास ये प्रोडक्ट होता है, ये थैलामाइड है और इसके अंदर मैं बेस डालता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर नेगेटिव और K के ऊपर पॉजिटिव। इसके बाद यहां पे मैं क्या लेता हूं, अल्काइल हलाइड। ये लोन पे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है और इसको यहां से बाहर निकालता है। इट मीनिंग अगर मैंने यहां से एलेनिन बनाना है तो मुझे यहां पे बेंजीन के साथ हैलोजन लेना पड़ेगा। अगर बेंजीन के साथ कोई भी हैलोजन होगा बच्चे, वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जब डबल बॉन्ड बना दिया तो हेलोरीन जो प्रोडक्ट है आपका, जहां हेलोरीन हम जिसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। अगर ये रिएक्शन शो नहीं करेगा तो अमाइन नहीं बनेगा। इट मीनिंग ये और ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बुलाना चाहूंगा सर को।
चलो ये मेरे ही क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, देखो बच्चे दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटर, दूसरी होती है इंट्रा। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें, मुझे लगता है इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपके पास अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर के अंदर देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपस में क्या बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रो अगर खुद के साथ ही बॉन्डिंग हो रही हो उसको हम कौन सी बॉन्डिंग बोल देते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मेरे पास OH पड़ा है, यहां पे मेरे पास ये क्या है NO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, ये बच्चे यहाँ पे क्या बना लेता है 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाती है, एक साइक्लो मतलब कि साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाता है। अगर हम देखें तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड। आगे मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आई और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को डिलीवर करें। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन की तरफ देखें कि बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी किसमें इंक्रीज होती है, तो आपको अच्छे से पता है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए लिक्विड वेपोराइज टू वेपर, लिक्विड जब भी वेपोराइज होगा, ठीक है, तो आपको पता है लिक्विड से ज्यादा वेपोराइज में ज्यादा डिसऑर्डर होता है, जहां डिसऑर्डर ज्यादा होगा वहां पर डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट ये ए जरूर होगा पॉजिटिव। अब ये बोल रहा है क्या, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एज वी नो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर मॉलिक्यूल और क्लोज आते हैं, एटम्स और क्लोज आते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, डिसऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिसऑर्डर डिक्रीज होगा बच्चों तो सीधी सी बात है एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। तो एंट्रोपी इसके लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो इसके लिए एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होने वाली। देखो इसमें इस रिएक्शन में देखो बच्चों, फिजिकल स्टेट से कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पर देख रहे हो, यहां पर सॉलिड है, सॉलिड रिएक्टेंट है, यहां पर एक सॉलिड प्रोडक्ट है और 2 गैसियस रिएक्टेंट है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारा जो सॉलिड रिएक्टेंट है वो गैसियस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और गैसियस में आप जानते हो डिसऑर्डर क्या होता है, ज्यादा है, इस वजह से इसके लिए भी क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव। देन इसके बाद आते हैं, यहां पर देखो बच्चों ये भी गैस है, ये भी गैस है, देख पा रहे हो आप आराम से, लेकिन फर्क क्या है, इसमें 1 मोल गैस है और इसमें कितने मोल गैस है, 2 मोल गैस है। तो यहां पर 1 मोल गैस है, 2 मोल गैस फॉर्म हो रही है, तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो डिसऑर्डर भी इंक्रीज होगा, डेल्टा एस भी इंक्रीज होगा। देन सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन में बेटा क्या हो रहा है, बेटा इस तीनों ऑप्शन में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं सर को बुलाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत ही इजी है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है अपने पास, इसमें आइसोमेरिज्म को मैच करना है। तो अपने पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसमें CONH3 होल 5 NO2Cl2, तो अपने पास NO2 लिगेंड कैसा होता है, एक NO2 लिगेंड अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड, NO2 लिगेंड कैसा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। तो जिसमें भी एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो वो अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अपने पास जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड से मैच करता है। इसके बाद में अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ तो अपने पास CONH3 होल 5 SO4 और Br, तो यहाँ पे अपने पास अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ आयन अपने पास एक्सचेंज होंगे। अगर मैं Br को अंदर लेता हूँ और SO4 को बाहर लेता हूँ तो अपने पास आयन एक्सचेंज होंगे, इस वजह से अपने पास सेकंड में आयनाइजेशन आइसोमर आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बच्चों के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर अपन इससे ऑप्शन मैच करवाते हैं तो अपने पास यहाँ पे ए में क्या बनेगा, सेकंड, ए में अपने पास सेकंड बन रहा है, बी में अपने पास क्या बन रहा है, थर्ड, बी में अपने पास थर्ड बन रहा है, तो अपने पास ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अपने पास आगे ऑप्शन मैच करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर अपन सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो यह सीधा सिंपल कोऑर्डिनेशन आइसोमर को बताता है, और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं तो ये बच गया कौन सा, सोलवेंट आइसोमर। तो उसमें अपने पास बोलते हैं कि सोलवेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट बनेंगे, तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना इंपीरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड है, ठीक है। मोल कंसेप्ट का बहुत ईजियर क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है, ओके। मास परसेंटेज दे रखा है तो आपको क्या वर्क करना है, आपको पता ही है, आपको सिंपल रेशो निकालना है। मोल का जो सिंपल रेशो होता है वही अपना क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। फटाफट निकाल देते हैं। तो ए का निकाल लो, ए का कितना हो गया 32 अपॉन कितना, एटॉमिक मास कितना दे दिया 62। फिर उसके बाद बी का निकाल लो, एन बी कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 20 और एटॉमिक मास कितना हो गया 40। देन उसके बाद रिमेनिंग सी है, ठीक है। तो रिमेनिंग सी के लिए बच्चों आपको पता है रिमेनिंग कितना होगा, 32 और 20 52, रिमेनिंग हो गया 48। इसका मोलर मास कितना है बच्चों 32। इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1/2 हो गया, ये बेटा 1/2 हो गया, ये कितना हो गया 16 3 जा 48, और ये जब सिंपल रेशो कैलकुलेट करोगे तो 1:1:3। तो इस हिसाब से क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना A1 B1 C3। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक का बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या बोल रहा है, क्वाड्रप्स व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 to 57 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिविस्ट। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन में आप जानते हो क्या लिखना है अपने को, ठीक है। वैसे हम लोग सीधे लॉग की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो लॉग की फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला आता है अपना, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, EA अपॉन 2.303, ठीक है, R। और ये क्या है बच्चों T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हम वैल्यू रखें, देख रहे हो आप रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रप्स हो रही है, इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप सीधे कह सकते हो यदि K1 अपना K है तो K2 अपन कितना 4 टाइम्स हो गया, 4K लिख दोगे तो log 4K अपॉन K कितना हो जाएगा, सीधा हो गया log 4 हो गया, log 4 हो गया। ये है अपना 2.303, R की वैल्यू आपको दे रखी है 8.314। टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है कैल्विन में चेंज करना है। जब कैल्विन में चेंज करोगे 300 हो गया, वो 330 हो गया, दोनों का डिफरेंस पता है 30 का है, और अपोन में आ गया 300 इंटू 330, ओके। अब बच्चों देखो जब इसे सॉल्व करोगे log K की वैल्यू भी, log 4 की वैल्यू भी अपने को दे रखी है 0.602। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जब आप सारी वैल्यू रखोगे ये 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 330 अपॉन 30, और इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा आंसर नंबर 238.014 किलो जूल पर मोल, ओके। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना इनऑर्गेनिक का जो आपको सर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्ट एनालिसिस से दिया गया है। इसमें अपने को K10 का ग्रुप मैच करवाना है। तो ये अपने बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें अपने पास जो एल्यूमिनियम +3 होता है वो अपने को ये सबको पता है ये थर्ड ग्रुप से मैच करता है, थर्ड ग्रुप से मैच करता है। इसके बाद में अगर मैं कॉपर +2 की बात करता हूँ तो वो अपने पास सेकंड ग्रुप में होता है। इसके बाद में अगर हम बेरियम +2 की बात करते हैं तो बेरियम +2 फिफ्थ ग्रुप में मैच करता है। और अपने पास इसके बाद में फोर्थ है कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 अपने पास फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। और अपने पास लास्ट है मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 सिक्स ग्रुप से मैच करता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैच करना चाहता हूँ तो कॉपर +2 अपने पास सबसे पहले आएगा सेकंड ग्रुप में, उसके बाद में एल्यूमिनियम आएगा, फिर बाद में कोबाल्ट आएगा, फिर उसके बाद में बेरियम और लास्ट में मैग्नीशियम। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो पहले बनेगा B, उसके बाद में A, D, C, E, इसके बाद में अपने पास आंसर हो जाएगा 2। तो ये अपने पास सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं था, आराम से क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक्सप्लेन करेंगे।
तो बच्चों देखो लिक्विड सॉल्यूशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, ग्राफ के बारे में डिस्कशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ, क्या बोला उसने कि एक स्ट्रेट लाइन है। आप जानते हो पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CRT होता है। ओके, आप ग्राफ को सीधा कंपैरिजन कर लो, y इक्वल टू mx, ठीक है। ग्राफ आपको पता चली गया है कि y एक्सिस पर ये पाई हो गया, ठीक है, और x एक्सिस पर क्या हो गया, अपना कंसंट्रेशन हो गया बच्चों। और ये अपना ओरिजिन से पास होने वाला, ओरिजिन से पास होने वाला ये अपना ग्राफ प्लॉट कर दिया। स्लोप इक्वल टू क्या आएगा, आप देख पा रहे हो, स्लोप इक्वल टू आएगा बच्चों RT। क्या आएगा, RT। तो स्लोप इक्वल टू सीधा सा है बच्चों RT। स्लोप की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 25.73। R आपको पता है, R की वैल्यू दे रखी है, और क्या चाहिए आपको, 0.083, ठीक है, इंटू T। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 310 केल्विन। ओके, आपसे डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा है तो आप डायरेक्टली बता भी सकते हो कि सर 310 से केल्विन मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। देन आगे बात करते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहां पर दे दिया 9.6487, एक फेराडे की वैल्यू दे दी आपको। फेराडे की वैल्यू दे दी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसने आगे से दिए, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। आप क्या, मास कितना डिपॉजिट हुआ, W इक्वल टू EIT अपॉन F। ओके, देन आपको पता है कि कॉपर है, मास कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर के लिए आप जानते हो जब इसका रिडक्शन होता है तो इसके लिए बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। ये अपना इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास का सीधा सा फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन बैलेंस फैक्टर। मोलर मास कितना है बच्चों, मोलर मास दे रखा है 63, ये अपॉन 2 हो गया, वैल्यू रख दो 63 अपॉन 2, F की वैल्यू रख दी 96487, I की वैल्यू रख दो, कितनी है 9.6487, इंटू T कितना है बच्चों, T अपना 100 सेकेंड। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप सोच करो, ये आ गया 3.1.5 इंटू 10 की पावर -2, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.315 ग्राम। ये अपना एक्यूरेट आंसर, तो 0.315 ग्राम ये एक्यूरेट आंसर आ गया अपना। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 91 में आए हम, ठीक है। ये क्वेश्चन कह सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों ने ही अटेम्प्ट करने का सोचा होगा इसके बारे में, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो आपसे क्या पूछा है बेटा, आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। देन आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, व्हाट विल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले आप केसी कैलकुलेट कर लो, सबसे बेस्ट है। तो केसी इक्वल टू क्या होगा, आप बता सकते हो आराम से, क्या होगा केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन क्या होगा NO का होल स्क्वायर। ओके, देन वैल्यू रखते हैं हम लोग, केसी इक्वल टू क्या हो गया अपना, देखो N2 की वैल्यू क्या हो गई 3.0 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया 4.2 इंटू 10 की पावर -3, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों NO का होल स्क्वायर। तो हम लोग 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -6 कर देते हैं, है ना। ये कैलकुलेट करोगे तो केसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1.607 समथिंग ये वैल्यू आएगी। अब देन इसके बाद अपने को अल्फा निकालना कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अल्फा निकालने के लिए वापस से इस बार डिसोसिएशन करके बताना पड़ेगा। तो देखो 2NO यहाँ पर इक्विलिब्रियम मतलब N2 प्लस O2, तो ऐसा करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता ही है कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 लिखा हुआ है, ये 0 और ये 0, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.1 माइनस जो भी आपको मानना है वो मान लो, माइनस y लिख दिया। यदि 2 के लिए y है तो ये कितना हो गया y/2। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे केसी की वैल्यू रखिए, केसी इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर साइड में कर देता हूँ मैं इसे, केसी इक्वल टू हो गया ये y/2, ये y/2 का होल स्क्वायर। ओके,
और ये कितना हो गया बेटा 0.1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यू रखोगे, ये आ गया 1.607, ओके, और ये आ जाएगा स्क्वायर इधर लिया हो, ये अंडर रूट हो गया, ये क्या हो गया y अपॉन 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 माइनस का y, ओके। ये समथिंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.26 इक्वल टू y अपॉन 2 इंटू 0.1 माइनस के y, ओके। देन बच्चों जब इसे सॉल्व करोगे आप तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.0716 समथिंग आएगी, ओके। देन उसके बाद यदि हम बात करें, ये आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप अल्फा, ये डिसोसिएटेड अमाउंट होता है जो y, ये क्या होता है डिसोसिएटेड अमाउंट, हमें निकालना है अल्फा। तो अल्फा क्या होता है बच्चों डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट हो गया डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट, तो आप वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा बेटा डिसोसिएटेड अमाउंट यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 0.0716, इनिशियल अमाउंट पता ही है आपको कितना है 0.1, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.716 समथिंग। तो अपना अप्रोक्स आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट। देन इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद एक ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे सर डिस्कस करें। हाँ जी बच्चों, मुझे लग रहा था कि ये मेरी टर्न कब आएगी, मैं वेट ही कर रहा था। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो इस बार दिया है इसने, कि आपके पास एक तरह की एल्कीन है, उसके साथ KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बच्चे, अगर मेरे पास ये इस कंडीशन में होता KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चे, देखो ये अगर मेरे पास ये एल्कीन है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम करवाता, तो बच्चों हो सकता है आप थोड़ी बहुत ये गलती कराए हो इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास ये बनता। बट इस कंडीशन में मेरे पास क्या है कि ये बेसिक मीडियम नहीं है, ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है, ये आपको एसिडिक मीडियम के अंदर दिया गया। तो इट मीनिंग इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़कर OH नहीं लगाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो दोनों प्रोडक्ट आपके ये बनेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा थर्ड। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है। तो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक इज। तो डी एंड आई ब्लॉक से ये सीधा सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। तो अपने पास ये लैंथेनाइड आयंस के कुछ अपने पास इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो ये सीधा अपने पास सीरियम का अगर मैं सीरियम की बात करता हूँ तो सीरियम में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 4f1 5d1 और 6s2। अपने पास यहाँ पे सीरियम +4 बोला गया है, इसका मीनिंग है अपने पास चारों इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, तो 4f0 बनेगा। इसका मीनिंग है जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे तो अपने पास यहाँ पे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, डायमैग्नेटिक आयन बनेगा। तो सीरियम +4 एक ही ऑप्शन में अपने पास है, तो सीरियम +4 डायमैग्नेटिक रहेगा। ऐसे अगर मैं YB की बात करता हूँ तो YB में अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 4f14 5d0 6s2 बनेगा। तो अगर मैं YB+2 की बात करता हूँ तो YB+2 अपने पास बनेगा 4f14। तो यहाँ पे अपने पास f ऑर्बिटल है जो फुली फील्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास 0 बनेंगे, इस वजह से इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे वो 0 आएगा, मतलब कि ये भी अपने पास डायमैग्नेटिक बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो सर आओ। तो ये क्वेश्चन जो बच्चे हमारे पास है ये हेलोल्केन से है बच्चे। ये फर्स्ट अगर आप उसकी प्रेपरेशन करते हो ये पहले ही आपके पास पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को क्लास में ये ट्रिक भी बताई हुई थी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए ये इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से, वैसे जिन बच्चों का स्कोर अच्छा तो
कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मैं उनके लिए यहाँ पे केक भी काटने जा रहा हूँ। देखो जी, अब मेरे पास क्या है, ROH, और मैंने इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ की हुई है। तो PCl 1 2 3 और एक Cl मेरे पास यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। तो बड़ा अच्छे तरीके से इसको केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये यहां से गया, ये यहां से गया, तो मेरे पास क्या बन गया, देखो R के साथ क्या आ गया, Cl प्लस, और क्या बन गया मेरे पास, POCl3, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। और दूसरी रिएक्शन देखो जो पहले वाली है 3ROH, वैसे इसने यहाँ पे बैलेंसिंग करके दे रखी है ऑलरेडी। तो अगर मैं 3ROH के साथ PCl3 की रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा बच्चे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 वाले में 3 कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा। तो 3RCl बनेगा और साथ में इसकी क्या निकलेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, H3PO3। तो ये आपका कंपाउंड, आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, इसमें फर्स्ट आ जाएगा H3PO3, और क्या बनेगा, POCl3, क्योंकि यहाँ पे HCl तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। ये आपका बी कंपाउंड बन गया और ये आपका ए बन गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है ये सर आकर आपको करवाएंगे। सर आइए, यहाँ पे हेमोलैक्टिक के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दो बच्चों को। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन है अपने पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को ये बोला गया है CONH3 इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर एज CONH3 Cl2+ इज ए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक के बारे में अपन जब बात करते हैं, तो अगर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो ऑल लिगेंड सेम होने चाहिए। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में अपने पास क्या होता है, ऑल लिगेंड सेम होते हैं। और अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे, मिनिमम 2 टाइप लिगेंड। तो अपने पास ये दिख रहा है कि पहले कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड NH3 लिगेंड है, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स में अपने पास 4 तो NH3 लिगेंड है और 2 Cl2 लिगेंड है। तो अपने पास ये पहला कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक है और दूसरा कॉम्प्लेक्स अपने पास हेट्रोलेप्टिक है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है कॉम्प्लेक्स CONH3 हैज ओनली 1 काइंड ऑफ लिगेंड बट CONH3। ठीक है, ये इसका रीजन मैंने बताया जो ही है। तो अपने पास जो बहुत स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक्सप्लेन करेंगे अपने को। ये जो क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि ये अमाइन वाले चैप्टर से थोड़ा सा इंटरलेटेड है। और इसमें हमारे पास क्या बनेगा, तो हाँ जी बच्चे, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cn क्या आपका नेगेटिव। तो मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और आयोडीन। तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब आपने NaCN को इसके साथ क्या कर दिया, मतलब कि इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस आयोडीन को, यहाँ से क्या करेगा, बाहर चलता करेगा। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Cn, C�BN। और यहाँ पे इसने क्या बोला, बेसिक मीडियम में आपने पार्शली हाइड्रोलिसिस करनी है। ये आपको अच्छी तरह से पता है, अगर साइनाइड की हम पार्शली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, अमाइड। तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CONH2। और इसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शंस है NaOH एंड Br2। इस रिएक्शन का नाम क्या है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बच्चे अगर मैं यहाँ पे ये रिएजेंट यूज करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, देखो इसका नाम क्या है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन का मतलब ये CO वाला जो कंपाउंड है वो डिग्रेड हो जाता है। तो आपके पास कंपाउंड क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 अमाइन बनता है। और इसमें क्या निकलता है, K2CO3 2KBr 2NaBr
और वाटर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। तो बच्चे आपका आंसर क्या बन जाएगा, प्रोपाइल अमाइन बनेगा, प्रोपाइल अमाइन बनेगा। तो प्रोपाइल अमाइन मेरे पास ये है। वैसे भी ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके अमाइन वाले चैप्टर की। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे माननीय सर, प्लीज आए और बच्चों को आगे बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो सीधा केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। करेक्ट अपने पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनको पढ़ के अपने को देखना है। तो पहला है द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 नेगेटिव आयन। तो CO3 2 नेगेटिव मतलब कार्बोनेट आयन अपने पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनानी होती है तो यहाँ पे अपने पास ये नेगेटिव आयन यहाँ पे कॉन्जुगेट करेगा, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी CO नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे इस वाले नेगेटिव चार्ज को आगे कॉन्जुगेट करवाता हूँ तो ये इधर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। अपने पास ये बन CO नेगेटिव O नेगेटिव और सॉरी ओके डबल बॉन्ड हो। तो अपने पास इसकी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करता हूँ, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ओजोन O डबल बॉन्ड O इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे अपने पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अपने पास ये बन सकता है O। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है तो ये अपने पास ऐसे मूव कर जाएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव था और इस पे डबल बॉन्ड आ गया। तो अपने पास यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद में थर्ड अगर बात करते हैं तो BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो अपने पास अगर मैं BF3 मॉलिक्यूल को बनाता हूँ तो BF3 में तीनों बॉन्ड सेम है और इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है। तो अपने पास इसका जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो अपने पास ये 0 डायपोल मोमेंट कैरी करता है। और अगर मैं फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। तो अगर मैं NF3 और NH3 में बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास NH3 मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि अपने पास NF3 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कम होता है। इसमें अपने पास जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो सभी एक ही डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट कम आता है और इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है। तो इसके बाद में अपने पास इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर PBr3 की रिएक्शन, वैसे हम पीछे भी ये रिएक्शन करके हटे हैं बच्चे अभी। तो मेरे पास यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो PBr3 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, जो A मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर क्या, इसमें प्रोडक्ट ही एक बनेगा यहाँ पे। तो मेरे पास ये बना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चे, मेरा Br, और यहाँ पे मेरे पास क्या है CH3। तो उसके बाद ये मेरा A प्रोडक्ट बन गया। A प्रोडक्ट के बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर मैंने अल्कोहलिक KOH यूज किया। बच्चे अल्कोहलिक KOH तो आपको पता है कि जब अल्कोहलिक KOH आ जाएगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन को कई प्रकार से हम बोलते हैं, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके पास ये आपका पास क्या है अल्फा, ये आपकी क्या है बीटा। बीटा कार्बन इज बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक। अगर हम उसके अकॉर्डिंग एसिडिक देखते हैं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए था, इसमें मेरे पास इसमें आपके पास ये बीटा कार्बन यहाँ पे एक ये है और एक ये है, बट हमारे पास दोनों जगह से प्रोडक्ट बन सकते हैं। बट उसने यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या है, यहां से एच निकलेगी
और ये बेस जो है इस H को निकालेगा यहां से, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड और Br बाहर, तो मीनिंग मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इट मीनिंग मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। वैसे इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनाने की इसने ऑप्शन छोड़ी नहीं है, भी आपका बन सकता था, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, ये आपका आंसर है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अभी सर आए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। अगला क्वेश्चन बेटा आपके ये मोहर साल्ट से रिलेटेड है, और मोहर साल्ट बनाने के लिए हमें दो साल्ट, एक फेरस सल्फेट का फार्मूला ये है, और साथ में अमोनियम सल्फेट चाहिएगा, और ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। और फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला या मोहर साल्ट का फार्मूला ही है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि यहाँ पे इस साल्ट को बनाते वक्त हमें फेरस आयन की हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए कौन सा एसिड डालना पड़ेगा? तो आंसर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों डालेंगे? वो इसलिए क्योंकि अगर आपने इसमें HCl डाल दिया तो HCl के जो क्लोराइड आयन है वो फेरस क्लोराइड बना देंगे। अगर आपने ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो वो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन में बदल देगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देगा। लेकिन ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये सिर्फ फेरस आयन की हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस अगर होगी तो यहाँ फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि ये फेरस हाइड्रोक्साइड बने, क्योंकि ये भी एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इस हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा, और इसका आंसर फर्स्ट है। थैंक यू। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है अपना थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो जनरली हम लोग ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी देख चुके हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बेटा सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा, रिवर्सिबल लिखा हुआ है इसमें। तो W रिवर्सिबल आप जानते ही हो अच्छे से, क्या होता है बच्चों, माइनस का 2.303 nRT। अब प्रेशर के टर्म्स में आपको लाना है, देख लो 20 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर, तो क्या आ जाएगा log P1 अपॉन P2। ओके, वैल्यू रख दो आप, माइनस का 2.303, n की वैल्यू कितनी है देख रहे हो आप, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, ये 1 आ गया, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू आपको दे रखी कैलोरी में 2, T की वैल्यू कितनी होगी 298, log कितना आ जाएगा, ये आ गया P1, ये आ गया P2, 20/10 log 2 की वैल्यू भी दे रखी है, नहीं दे रखी तो हमें याद रहता है 0.3010। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो वैल्यू क्या आएगी, -413.14 कैलोरीज। ओके, तो अपना आंसर क्या होगा, थर्ड।